राजधानी में आज बात होगी हिंदुस्तान में भगवाधारी पार्टी की बढ़ती हुई ताकत की। ये पहली बार है जब ऐसा हो रहा है कि देश के 21 राज्यों में बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टी का शासन है और ऐसा केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो सका है। जी हां, तस्वीरें आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी की रणनीति हर मिनट हर घंटे की तैयार होती है। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली में रेखा गुप्ता एंड टीम का शपथ ग्रहण हुआ। 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में लौटी। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंपीरियल होटल पहुंचे, जहां एनडीए नेताओं की मीटिंग है। आप समझ रहे हैं, एक तरफ जहां शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम खत्म होते ही एनडीए की ताकत, वो एकजुटता, आगे की रणनीति, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश विजय की रणनीति, जिस नेता का लक्ष्य हो, फॉरवर्ड प्लानिंग हो, वो प्लानिंग कैसे होती है वो इस तस्वीर से आप समझिए। चलिए इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूं। प्रवेश वर्मा अभी शपथ ग्रहण के बाद अपने घर पहुंचे हैं। उनकी नजर उतारी गई। ये देखिए, स्वागत किया गया, बधाइयां ली गई, टीका लगाया गया। हम बार बार दोहरा रहे हैं, बीजेपी की जीत आसान जीत नहीं थी। बीजेपी की जीत हर दिन कठिन परिश्रम, औचक रणनीति और जिस तरीके से नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल की हार हुई, और वो हार जिनकी वजह से हुई वो शख्स भी आपके सामने। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। भास्कर, प्रवेश वर्मा का इस शपथ ग्रहण के बाद अपने घर में प्रवेश होती हुई तस्वीरें हम देख रहे हैं। बोले भास्कर, तस्वीरें हम देख रहे हैं। और बिल्कुल देखिए मीनाक्षी, ये बहुत बड़ा एक सवाल उठ रहा था कल से कि शायद प्रवेश वर्मा नाराज तो नहीं है। वो अब दिख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई नाराजगी नहीं है। इंपीरियल होटल में सारे कैबिनेट के अपने सहयोगी के साथ प्रवेश वर्मा भी पहुंचे थे और वहां से सीधे अपने घर पहुंचे हैं। वहां पे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है और अब से कुछ ही देर बाद अपने घर से निकल के दिल्ली सचिवालय आएंगे। दिल्ली सचिवालय में सीएम और उनके कैबिनेट के तमाम जो 6 सहयोगी हैं वो सभी पहुंच रहे हैं। 3 बजे के बाद किसी भी वक्त सभी मिनिस्टर्स सचिवालय पहुंच जाएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है, सबके ऑफिस में गुलदस्ते, मिठाई पहुंच चुकी है। वो लोग आएंगे, पदभार ग्रहण करेंगे और 5 बजे से पहले 4:30 से 4:45 बजे के करीब यहां से निकल जाएंगे यमुना घाट के लिए, जहां पे आरती होती है, और फिर उसके बाद वापस लौटेंगे दिल्ली सचिवालय। यहां 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक है, यानी रेखा गुप्ता सरकार की कैबिनेट। हमारे पूरे परिवार के बारे में सोचा, मेहनत करी कि आज ये हम परिवार के साथ सेलिब्रेशन कर पा रहे हैं, ये दिन देख पा रहे हैं। वो वादा और इसके साथ साथ आयुष्मान योजना लागू करना राजधानी दिल्ली में, और मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के आरोग्य मंदिर करना, ये तमाम योजना पहले से ही और पूरा विश्वास है कि अब दिल्ली में बहुत अच्छे काम वो सारी चीजें जो पिछले 26 सालों से नहीं हुई है, अब दिल्ली में एक नई दिल्ली देखने को मिलेगी। नहीं लग रहा था कि सीएम रहेंगे, खुशी है। हम एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पार्टी ने हमें जो जिम्मा दिया, आज हम सब खुश हैं, पूरा परिवार खुश है, सब जने खुश हैं। होता है। अब वो संदेश क्या है? मेरे सहयोगी देखिए कोशिश कर रहे हैं, शोएब रजा, उनसे बात करने की। काम करेंगे, दिल्ली में विकास लाएंगे। जब जश्न सुबह के वक्त नहीं मना तो कई लोग सवाल खड़े कर रहे थे। अब देख रहे हैं, अब तो बहुत हर्षोल्लास से आप जश्न मना रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं था, सब लोग खुश थे।
शपथ का इंतजार कर रहे थे। प्रवेश जी ने शपथ ली है और देखिए हर जगह कितनी खुशी है। तो तमाम जो लोग हैं देखिए यहाँ खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब परवेश वर्मा के घर के बाहर जमावड़ा है तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम प्रशंसकों का। बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया दिन है। जो वर्मा जी के आज पहले जाने के बाद जो खुशी हुई है, आज पहली बार हुई है दिल्ली के अंदर। जैसे जब साहब सिंह वर्मा जी के जाने के बाद घर में जो खुशी हुई है, आज दिल्ली में दोबारा सरकार बनने से बहुत ज्यादा खुशी हुई। आप लोग खूब पटाखे फोड़ रहे हैं। बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है, और न केवल भाई के उससे मंत्री बनने से, बल्कि सारे दिल्ली देहात में, पूरे ग्रामीण क्षेत्र, पूरी दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के जितने राज्य हैं, सब में इतनी खुशी जाहिर हो रही है कि भाई को एक मंत्रालय में इतना बड़ा दायित्व मिला है और उससे काम करके और आगे बढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि सुबह वक्त कई लोग कह रहे हैं। देखिए ये जो तस्वीर और इसके पीछे का संदेश यही है कि वो जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, अगर उसे मंत्री पद भी मिल रहा है तो वही उत्साह है, वही उल्लास और जश्न की वही तस्वीरें हैं। ये एक बड़ा संदेश होता है कि पार्टी का हित और पार्टी के हित से ऊपर राज्य का हित, राष्ट्र का हित, वो सर्वोपरि रख के नेता चलते हैं। अब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए नेताओं के साथ मीटिंग है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब से थोड़ी देर में दिल्ली सचिवालय पहुंचने वाली हैं, जहां वो अपना कार्यभार संभालेंगी। बताया जा रहा है कि इसके बाद वो अपने मंत्रियों के साथ वासुदेव घाट जाएंगी, यमुना में आरती में वो हिस्सा लेंगी और यमुना की साफ सफाई का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक होगी। शपथ ग्रहण के बाद कार्यभार संभालने के लिए रेखा गुप्ता सचिवालय पहुंचेंगी और फिर कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी। भास्कर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जो बड़ा संदेश देने की कोशिश अब ये नई सरकार कर रही है कि पहली बैठक ही और पहला ही दौरा वो यमुना का। और देखिए एजेंडा बहुत क्लियर था। जब चुनाव प्रचार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि यमुना को साफ करना उनकी जिम्मेदारी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो अपना समय देंगे, दिल्ली की विकास में समय देंगे, तो उसके बाद कुछ बच नहीं जाता है। और सरकार गठन से पहले ही अगर यमुना की सफाई के लिए मशीनें उतार दी जाए तो उसके बाद ये तय हो जाता है कि क्या प्राथमिकता है सरकार की और क्या प्राथमिकता रहने वाली है। जो एक बड़ा वादा था महिलाओं को 2500 रुपया प्रति महीना देने का, वो उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट नोट से लेकर सब कुछ तैयार है और वो उस पर भी फैसला हो सकता है। 3 चीजें आप कह सकते हैं, यमुना की सफाई, महिलाओं को 2500 रुपया देने का वादा और साथ में विधानसभा का सत्र कब से बुलाया जाएगा। ये तीनों चीज हो सकता है कि पहले ही कैबिनेट में तय हो जाए। जिन मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो चुका है वो आएंगे, चार्ज लेंगे, लेकिन विधायकों की जो शपथ ग्रहण समारोह है वो विधानसभा के अंदर में होता है और इंतजार इसलिए किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ ये देखिए मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पे पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री और तमाम जो लीडर्स हैं उनके काफिला यहाँ पे दिल्ली सचिवालय पहुंच चुका है। रेखा गुप्ता पहली बार, ये देखिए CM 001, इसी में रेखा गुप्ता आगे बैठी हुई हैं और इनकी जो गाड़ी है सरकारी गाड़ी वो सचिवालय के अंदर में प्रवेश कर गया है। ये पहला मौका है कि विधायक के रूप में रेखा गुप्ता चुन के आई हैं और पहली बार में ही उनको CM का दायित्व दिया गया है और पहली बार वो सचिवालय पहुंची हैं और यहाँ पे पदभार ग्रहण करने के बाद जो तमाम सहयोगी हैं वो एक एक करके पदभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधे यमुना वासुदेव घाट पहुंचेंगी और वहां पे यमुना का निरीक्षण करने के बाद आरती के बाद सभी मंत्री वापस सचिवालय आएंगे और पहली कैबिनेट की बैठक यहाँ पे होगी और उस कैबिनेट की बैठक में ये साफ हो जाएगा कि सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि उनके एजेंडे में यमुना सफाई और महिलाओं को 2500 रुपये देना ये उनकी प्राथमिकता है, तो उसके बारे में फैसला लिया जाता है या नहीं। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक अधिकारियों ने सारे प्रपोजल तैयार कर रखे हैं, चाहे वो 2500 रुपया देने की बात हो या आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की बात हो या जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका नाम बदल के आरोग्य मंदिर करने का। सारे प्रपोजल्स तैयार हैं, सिर्फ कैबिनेट में फैसला लेना है और जिस हिसाब से पहले से ही ये तय है कि इस सरकार का पहला फैसला ये होगा और साथ ही जो बजट ये सत्र होगा, पहला सत्र जो होगा उसमें जो 14 CAG की रिपोर्ट है वो लागू करना है। तो ये सब कुछ एजेंडा पहले से ही तैयार है, ठीक बात है और बिना किसी एजेंडे के साथ काम होता नहीं है और ये तो अब बीजेपी है। हम बीजेपी पर जब चर्चा करते हैं
तो यहाँ पर शपथ ग्रहण होना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए के नेताओं के साथ लंच पर मिलना, मीटिंग करना, ये कितनी फॉरवर्ड प्लानिंग का हिस्सा होती है, इसे हम समझ सकते हैं। और खासतौर पर हम दिल्ली की जब बात करते हैं भास्कर, केवल 70 विधानसभा सीटों की दिल्ली इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये केवल एक राज्य है या राजधानी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश जीत लेती है, वो उत्तराखंड जीत लेती है, वो मध्य प्रदेश जीत लेती है, महाराष्ट्र, गुजरात में लंबे समय तक काबिज रहती है, लेकिन दिल्ली जीत पाना ये उनके लिए एक मॉरल विक्ट्री के तौर पर भी बड़ा महत्वपूर्ण था। और वो जीत कर जब नरेंद्र मोदी आए हैं, बीजेपी आई है, रेखा गुप्ता आज सीएम बन चुकी हैं, तो एजेंडा पहले से सेट है कि अब आगे किस रणनीति के साथ बढ़ना है। और बिल्कुल देखिए, ये एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीत पाती है, और एक बड़ा सवाल उठाया जाता था, लेकिन उसका जवाब अब मिल गया। भारतीय जनता पार्टी को बेशक 27 साल का इंतजार करना पड़ा, लेकिन पूरी रणनीति के तहत सारे बड़े लीडरशिप एक साथ मैदान में उतरे और राजधानी दिल्ली को फतह कर लिया। और उसके साथ साथ पता है भारतीय जनता पार्टी को कि ये चुनौती बहुत बड़ी है। जो वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से किए हैं वो बहुत बड़े हैं और उसको करने के लिए बहुत परिश्रम की जरूरत है और साथ ही साथ केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच जाके ये कहते हैं कि एक मौका मुझे दीजिए, दिल्ली को चलाने का एक मौका दीजिए, मैं अपना समय दूंगा, दिल्ली को अच्छी तरह से सजाऊंगा और संवारूंगा, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, कैबिनेट में कोई भी हो, लेकिन केंद्र सरकार का दखल यहाँ पे पहले से ही है और उसी के केंद्र सरकार के निर्देश पे ही कार्यक्रम पहले से ही तैयार होगा और उसको जमीन पे लाना इन मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल ठीक बात, आप बने रहे भास्कर हमारे साथ, क्योंकि अब सचिवालय से तस्वीरें भी बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि रेखा गुप्ता अपने पद का जब चार्ज लेंगी तो वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। एनडीए की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। एनडीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री से मीटिंग में कहा 2 साल में जहां जहां चुनाव वहां विपक्ष को हराएंगे। एनडीए के नेताओं से प्रधानमंत्री की इस मुलाकात में एनडीए एकजुट, विकसित भारत का उद्देश्य और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के नेता काम करेंगे। और क्या बातें प्रधानमंत्री की ओर से यहाँ कही गई हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए। देवेंद्र, लक्ष्य क्या है एनडीए का, लक्ष्य क्या है बीजेपी का? देखिए, अभी जो बैठक थी तकरीबन 35-40 मिनट प्रधानमंत्री जिसमें रहे थे एनडीए नेताओं के साथ, तो उस बैठक में एनडीए के नेताओं ने महाराष्ट्र और दिल्ली की जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी कि एनडीए की जीत हुई है इन दोनों ही राज्यों में। साथ ही साथ ये संकल्प भी दोहराया कि अगले 2 साल में जहां जहां चुनावी राज्य हैं, जैसे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन हर चुनाव में एनडीए मिलकर काम करेगी और इसी तरीके से जीत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है महाराष्ट्र और दिल्ली का, उस ट्रैक रिकॉर्ड को वहां भी एनडीए जारी रखेगी। तो समझा जा सकता है कि दिल्ली चुनाव के बाद अब सीधे सीधे बिहार और बंगाल पर खास तौर पे एनडीए की नजर लग गई है और उस चुनाव के लिए यहीं से एक तरह से बिगुल भी फूंक दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। और प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए नेताओं से कहा कि विकसित भारत का जो भी लक्ष्य हमें हासिल करना है वो हम मिलकर हासिल करेंगे और 2047 में विकसित भारत कैसा हो, इसके लिए जो हमारा प्लान है उस प्लान पे एनडीए सरकार हर राज्य में जहां जहां उसकी सरकार है या फिर केंद्र की सरकार इसी तरह से मिलकर काम करते रहेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र की जीत, दिल्ली की जीत, हरियाणा की जीत और दिल्ली की जीत के बाद आज दिल्ली की जीत के जश्न के अवसर पे बिहार और बंगाल के लिए खासतौर पे बिहार, बंगाल, यूपी तीनों का जिक्र किया गया, लेकिन बिहार और बंगाल तो समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी चुनौती है एनडीए के लिहाज से और उसके लिए आज से ही एक तरह से आप कहें तो बिगुल फूंका है एनडीए के बड़े नेताओं ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने काफी विस्तार से चर्चा होगी कैसे महाराष्ट्र में एनडीए की जीत हुई और जो सरकार काम कर रही है वहां पे या फिर दिल्ली में अब किस तरह से काम करना है। तो कुल मिलाकर एनडीए ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया इस लंच एंड मीटिंग के सहारे और साथ ही साथ आगे के संकल्प पे भी बात हुई। मीनाक्षी, बिल्कुल देवेंद्र, आप रहे हमारे साथ। और जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरवर्ड प्लानिंग की बात करते हैं तो वो फॉरवर्ड प्लानिंग क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रेखा गुप्ता की एक बार फिर से दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की तस्वीर।
देखिए तस्वीरें आ रही हैं एक एक करके। दिल्ली की मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच चुकी हैं, पूरा मंत्रिमंडल पहुंच चुका है, पदभार ग्रहण करेंगी, चार्ज लेंगी और उसके बाद आज शाम 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक होगी और फिर यमुना की साफ सफाई को लेकर पहला कदम तो उठाया जा चुका है। लेकिन अब औपचारिक तौर पर दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के द्वारा जो कदम उठाया जाएगा उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाएंगे। लेकिन एक मैप में आपको दिखाना चाहती हूँ, जरा एलईडी पर आपको लेकर चलती हूँ और एक मैप, आप भारत का जरा नक्शा देखें। भारत का जब आप ये नक्शा देखेंगे तो ये नक्शा आपको बताएगा कि 21 राज्यों में केवल बीजेपी और ये भगवा रंग अपने सहयोगियों के साथ एनडीए की सरकार है। कैसे, जरा ये पूरा नक्शा आप देखें। एक चीज जरूर बीजेपी के मन में अक्सर रह जाती थी कि यहां पर दिल्ली में नहीं आ पाते थे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहां तक कि पूर्वोत्तर की तरफ भी भारतीय जनता पार्टी और ये भगवा रंग दिखाई देता है, लेकिन टीस केवल दिल्ली तक सीमित हो जाती थी। लेकिन अब ये नक्शा और बदलना है। ये नक्शा कैसे बदलना है जरा आप ये देखें। ये जो हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की, और सिर्फ चुनौती पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि बिहार में आगामी चुनाव भी है, जहां पर इस वक्त जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी सरकार में है, एनडीए की सरकार है। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए। नीतीश, मैं आप ही के पास आती हूँ। ये बिहार अगला स्टेप है, बंगाल उसका अगला चरण है। आज सभी को एक्सपेक्टेशन थी कि नीतीश कुमार भी दिखाई देंगे इस मीटिंग में, लेकिन नीतीश कुमार नहीं थे। जी बिल्कुल, प्रगति यात्रा नीतीश कुमार की चल रही है और ये पहले से माना जा रहा था कि नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन आप दिल्ली चुनाव के नतीजे के असर के तौर पर यदि आप देखें तो बिहार में एनडीए के जो नेता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और ये अब एनडीए के नेताओं को लग रहा है कि अगली लड़ाई जो होगी बिहार की, इसी साल नवंबर महीने में चुनाव होगा, वो लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में आप देखें पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है और उसके बाद 4 जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा की सीटों पर, उसमें भी एनडीए का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। तो लगातार प्रदर्शन अच्छा रह रहा है। दूसरे राज्यों की बात करें तो भी हाल में महाराष्ट्र में जितनी बड़ी जीत मिली, फिर दिल्ली में जीत मिली है और बिहार में चूंकि देखिए नीतीश कुमार, लालू यादव और बीजेपी 3 बड़ी ताकतें हैं। 2 ताकतें जब एक साथ आ जाती हैं तो उनका पलड़ा सामाजिक समीकरणों के लिहाज से ऐसे ही भारी हो जाता है। तो नीतीश कुमार अब एक बार फिर बीजेपी के साथ हैं और लगातार कई बार वो कह चुके हैं कि अब हम कभी भी नहीं जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये तय माना जा रहा है कि मौजूदगी आज के कार्यक्रम में दिखाई दी। अब इस पर देवेंद्र से हम थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। देवेंद्र, ये एक्सपेक्टेशंस थी कि इतनी बड़ी मीटिंग होने जा रही है, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी होगी तो नीतीश कुमार भी होंगे, लेकिन नीतीश कुमार इस बड़ी फोटोग्राफ में दिखाई नहीं दिए। दूरी तो नहीं आ गई है कुछ बीजेपी और जेडीयू के बीच में? नहीं, दूर दूर तक नहीं। और अगर एनडीए नेताओं की बात करें, चाहे बीजेपी को हो या जेडीयू को, उनको पता था और कई दिन पहले से पता था कि हाँ, जब भी ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तो अगर सभी नेताओं को बुलाया जाएगा तो उसमें एनडीए के भी नेता शिरकत करेंगे। नीतीश कुमार शिरकत करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तस्वीर इसलिए साफ नहीं हुई थी कि तारीख ही तय नहीं थी। आपने देखा कि जो शपथ ग्रहण का समारोह का जो कार्यक्रम था बीजेपी का, वो आखिरी समय में किस प्रकार से तय किया गया है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन पहले से ये तारीख तय हो गई हो। कल तो विधायक दल की बैठक ली है, कल दोपहर में विधायकों को मैसेज गया है, परसों शपथ की तारीख फाइनली ऑफिशियल मुकर्रर की गई है। तो ऐसे में जो नेता एनडीए के उपलब्ध थे वो आए, और अगर कोई नाराजगी वाली बात होती मीनाक्षी, तो ये तय मानिए कि फिर संजय झा और ललन सिंह भी नहीं होते। और उन दोनों की मौजूदगी का मतलब है कि वो ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से आ सकते हैं, वो नीतीश कुमार के कहने पर ही वो दोनों नेता वहां मौजूद थे। और हमने मंच पे देखा कि किस प्रकार से जोशो खरोश के साथ है, और न सिर्फ मंच पे बल्कि अभी जो यहाँ के इंपीरियल होटल में प्रधानमंत्री के साथ एनडीए नेताओं की बैठक थी, उस बैठक में भी मौजूद थे और जोर शोर से उसमें बिहार में एनडीए की जीत पर ही बात हुई है। तो इसलिए उसका कोई बिटवीन द लाइन्स नीतीश कुमार की अनुपस्थिति का कोई पॉलिटिकल लाइन्स समझ में नहीं आ रहा, कोई उसका इंडिकेशन भी नहीं है, ना ही कोई नाराजगी का कारण है, ना ही कोई नाराजगी है। मीनाक्षी, हाँ बिल्कुल। मैं एक तस्वीर और बताती हूँ आपको। देखिए, जब हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत की बात करते हैं तो हम संख्या के लिहाज से देखते हैं कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में
बीजेपी जो अपने आप को ये कहती है कि हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं सर पीसीआर से निवेदन करूंगी वो इन 21 राज्यों का पूरा आकलन हमारे सामने रखें और वो जो जनसंख्या के अनुपात में जो आकलन है वो भी हमारे एलईडी पर जरा दर्शकों के लिए सामने रखें। तो जनसंख्या के लिहाज से जब हम ये बात करते हैं कि बीजेपी और एनडीए की ताकत क्या है, तो वो ताकत आपको यहां पर संख्या में दिखाई देती है। कैसे, वो आप देखें। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 24 करोड़ लोगों का साथ बीजेपी और एनडीए को मिला। राजस्थान की बात करते हैं 8 करोड़ मतदाताओं का साथ एनडीए को मिला। असम में 3.5 करोड़ मतदाताओं का साथ, छत्तीसगढ़ 3 करोड़, मध्य प्रदेश 8 करोड़, जो सबसे बड़ी और सघन आबादी वाले राज्य हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, तो ये टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट बताता है कि बीजेपी की एनडीए की ताकत कहां खड़ी होती है। और अब जरा एक बार राज्यों की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरब में आप जाइए तो वहां पर बीजेपी और एनडीए जो गठबंधन की ताकत है वो क्लियरली विजिबल होगी। मेरे बाकी सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, बंगाल की बात करेंगे। ओंकार इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार, ये बंगाल ठीक उतना ही मुश्किल है जैसा इस वक्त दिल्ली मुश्किल था। आप देखें, दिल्ली में जीत जितनी मुश्किल थी, बंगाल में ममता बनर्जी को हराना भी उतनी ही टेढ़ी खीर बीजेपी के लिए रहा। पिछली मर्तबा खूब ताकत लगाई गई, इस बार भी ताकत लगातार अंदर ही अंदर बीजेपी काम कर रही है, संघ भी काम कर रहा होगा। लेकिन क्या ममता बनर्जी को हटाना, उन्हें हराना, पदस्थ करना उतना आसान होगा? देखिए, बीजेपी का क्या स्ट्रैटेजी होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में जब 27 साल बाद बीजेपी पावर में आई है, उसके बाद जाहिर सी बात है कि बंगाल के जितने भी बीजेपी लीडर्स हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित थे, काफी ज्यादा प्रोत्साहित थे। तो इसी के कारण वो 26 के जो चुनाव है, जो 26 साल के अप्रैल या मई महीने में होगा, तो उसको लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है भाजपा। क्योंकि देखिए, पिछले चुनाव के बारे में हम लोग देखें, यानी कि 2024 साल में लोकसभा में बीजेपी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि 2019 साल में जैसे कि देखा गया था कि बीजेपी को 18 सीट मिला था, लेकिन 2024 साल आते आते वही सीट घटकर 12 पर पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी सी बैक में था। तो इसके लिए फिर दिल्ली चुनाव के जीतना, इसके साथ साथ हरियाणा में जीतना, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा का मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ क्या स्ट्रेटेजी होगा, इसके बारे में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में एक उन्होंने बयान रखा था। ओंकार, आप रहे हमारे साथ। देवेंद्र, हम केवल बंगाल की ही अगर बात कर लें, चाहे टीएमसी को तोड़ना हो, वहां से नेताओं को बीजेपी में इंपोर्ट करना हो, एग्रेसिव कैंपेन करना हो, हिंदुत्व की छवि को और ज्यादा मुखरता से प्रोजेक्ट करना हो, तरीके तो सारे पश्चिम बंगाल में अपनाए गए। बिल्कुल मीनाक्षी, पिछले चुनाव में पूरी ताकत बीजेपी ने लड़ाई थी और जो उम्मीदें थी निश्चित तौर पे वैसे नंबर्स नहीं है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि 3 विधायक से 70 से ऊपर अगर विधायकों की संख्या पहुंच गई, कम से कम वो ये दिखा रहा था कि बीजेपी ने जो परिश्रम किया उसका एक हद तक, ठीक है कि पूरे मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन एक रिजल्ट मिला। उसमें फिर जो पार्टी ने उस चुनाव में जो गलतियां की थी उसे कोर्स करेक्शन की कोशिश इस बार के चुनाव में की जाएगी। उसमें गलती के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे बड़ी गलती ये थी कि उस चुनाव को ममता बनर्जी ने बहुत आसानी के साथ बंगाली वर्सेस बाहरी का चुनाव बना दिया। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो रणनीतिकार हैं, जिससे अभी हमारी बातचीत होती है, वो अभी से ये बताते हैं कि पूरी ये कोशिश रहेगी कि पूरी तरह से बंगाल सेंट्रिक इलेक्शन कराया जाए और बंगाल के जो इशूज हैं, उसमें करप्शन की बात कर लें, डेवलपमेंट नहीं होने जैसे फैक्टर्स की बात कर लें, पिछड़ेपन की बात कर लें, इन सारे इशूज पे उस चुनाव को लेकर जाया जाएगा और सिर्फ पार्टिकुलर पॉकेट्स जहां हैं, जहां पे बांग्लादेश वाली समस्या है, उस तरह के इश्यूज को वहां पे बात की जाएगी। अन्यथा ओवरऑल पूरा बंगाल सेंट्रिक इलेक्शन ही रखा जाएगा और ये सबक शायद बीजेपी ने पिछले चुनाव से लिया है। तो ताकत तो निश्चित तौर पर बीजेपी अपनी पूरी लगाएगी। अभी बीजेपी के सामने पहला टास्क ये है कि उसे अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुनना है और वो प्रदेश ऐसा होगा जिसके अंतर्गत चुनाव होगा और वहां पर निश्चित तौर पर एक दिलचस्प बात होगी देखने वाली कि क्या पार्टी किसी
महिला फेस को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आगे करती है वहां पे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी चाहते हैं कि एक महिला नेत्री को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए। क्या बीजेपी उस बात के लिए तैयार होती है? इन सारी चीजों पे मंथन चल रहा है, जिस पर अगले कुछ दिनों में ही तस्वीर साफ हो पाएगी। जी, एक बार दक्षिण का भी रुख हम कर लेते हैं। आज तस्वीर जो हमने देखी, सुरेखा मेरी सहयोगी हैदराबाद से लाइव जुड़ गई हैं। सुरेखा, हमने एक तस्वीर देखी जब एनडीए शासित राज्यों के नेताओं को हमने उस तस्वीर में देखा। हमें टीडीपी चीफ दिखाई दिया, आंध्र प्रदेश में कैसी जीत थी यह हम जानते हैं, पवन कल्याण दिखाई दिए, लेकिन कर्नाटक अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। पिछली बार जबरदस्त चुनाव लड़ा गया, अगर यही भगवा परचम दक्षिण में और लहराना है तो फिर आपको कर्नाटक, केरल ये सब क्रैक करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन कह सकते हैं कि कर्नाटका को छोड़कर बाकी राज्यों में जो है दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर तस्वीर बदल रही है। भाजपा की अगर हम बात करते हैं तेलंगाना में, तो आप देखिए यहाँ पर डबल डिजिट जो है वोटिंग परसेंट की शेयर जो है वो देखने को मिला है, वो बड़ी बढ़त है। पिछली बार 4 आए थे सांसद चुनकर यहाँ से, तो इस बार 8 तेलंगाना से आए। हम केरला की बात करते हैं जहां पर जो है दशकों से उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम 1 सीट वहां पे भी जीता जाए, लेकिन इस बार उसमें भी कामयाबी मिली। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं कि 11% वोटिंग परसेंटेज जो दिख कर आई है, वो दिख रहा है कि किस तरीके से भाजपा को जो है लोग वहां पर भी पसंद कर रहे हैं। कई जगहों पर हमने देखा, भले ही 1 सीट नहीं जीत पाई, लेकिन कई जगहों पर जो है हमने देखा कि दूसरे स्थान पर जो है भाजपा दिख रही थी, यानी कि AIADMK जयललिता की पार्टी को भी पीछे करते हुए भाजपा आगे दिखी चुनाव में। और कर्नाटका की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटका में जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी, भाजपा जिस तरह से उम्मीद कर रही थी उतना ज्यादा नहीं कर पाई है। और विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसका असर कहीं ना कहीं संसद का जो चुनाव था उस पर भी देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से हम देखते हैं कि कर्नाटका की राजनीति का माहौल ही ऐसा होता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिलती रही है। कभी भाजपा तो या फिर एनडीए के समर्थन में या फिर एनडीए के साथ अगर हम बात करते हैं तो उनकी या तो पार्टी जो है सत्ता में आती है या कांग्रेस की। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कर्नाटका की अगर हम छोड़कर बाकी जगहों पर देखें तो बहुत ज्यादा जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। और तेलंगाना में जैसे हम बात कर रहे थे, 17 में से 8 कांग्रेस, 8 भाजपा, 1 MIM। ये कहीं ना कहीं तस्वीर बता रहा है कि कितना ज्यादा जो है बदलाव देखने को आया है, भाजपा को लेकर लोग कितना पसंद कर रहे हैं यहाँ पर तेलंगाना में, ये देखने को मिल रहा है। और खासकर हम बात करते हैं महाराष्ट्र 2024 के नतीजे आने के बाद लोकसभा चुनाव के, कि ये चर्चा हो रही थी। अब देखिए मैप से धीरे धीरे तस्वीर बदलती दिखाई देगी, लेकिन फिर वो मैप आप देखिए बड़ा गौर से कि कितने राज्यों में, इस वक्त 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है। एकनाथ शिंदे हो, पवन कल्याण हो, चंद्रबाबू नायडू हो, संजय निषाद हो, आज सब यहां पर दिखाई दे रहे थे इस मीटिंग में। एक एक करके सभी के रिएक्शन आपके सामने रखते हैं। हाँ, एनडीए अलायंस के लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे लाडली बहना महाराष्ट्र में सरकार में काफी उन्होंने सहयोग किया, वैसे यहाँ लाडली बहना बन रही है, ये खुशी है हमारे एनडीए। दिल्ली की जो समस्या है खत्म हो पाएंगी? बिल्कुल, दिल्ली का विकास होगा, विकसित दिल्ली हो जाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में ये दिल्ली डेवलप हो जाएगी, दिल्ली को विकास हो जाएगा। We are going to see new change in Delhi, and also Delhi will be different Delhi from now onward. Every citizen of this country will be proud of it. Wealth has to be created, development has to take place, then welfare and empowerment we have to do automatically. Now we are very happy. Now new era is started in Delhi. Excellent development is going to take place. For the last 10 years, it didn't work well in Delhi. Now it is a new era. It's not just about NDA strengthening, it is about strengthening the nation through NDA under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji. And it is Delhi's success is a very historical success, historical achievement after 27 years. And all the best to Modi ji and the Delhi government and Delhi Honorable Chief Minister. BJP and NDA under the leadership of Modi ji could reach out to nook and corner of our nation, but finally I think capturing power here is a very significant thing and it's a very historic achievement. सभी घटक दलों के
जो मिले आए हुए कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में आपने बदलाव लाया, एक बहुरूपियों से दिल्ली को आपने मुक्त कराया। अब मोदी जी को विशेष करके बधाई दूंगा कि कहते हैं कि मुमकिन है, मोदी हैं तो मुमकिन है। देश की आधी आबादी माता, बहन, बेटी के रूप में देखी जाती है, दुर्गा हर रूप में पूजी तो जाती थी, लेकिन लोकतंत्र में वो स्थान नहीं मिल पाता था जो जगह मिलना चाहिए। आज देखिए 33% आरक्षण तो दिया, लेकिन शुरुआत अभी से कर दिया उन्होंने, और दिल्ली में एक महिला को लेकर एक विशेष स्थान दिया, इसलिए उन्हें विशेष रूप में बधाई देता हूँ। रूप से ये क्या बातें हुई थी? निश्चित रूप से आगे फिर जो और राज्य हैं जहाँ चुनाव होंगे वहाँ फिर से बेहतर परिणाम लाएंगे हम लोग मिलकर, और एनडीए घटक दल के अपने अपने छोटे छोटे मुद्दे हैं और मिल के आगे बढ़ेंगे, और विपक्ष से सावधान रहना और बाकी गुमराह से बचना, बस और कुछ नहीं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं का एकत्रीकरण था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भोजन का भी कार्यक्रम था, फोटो सेशन का भी कार्यक्रम था, और हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जीतने के बाद अब बिहार जीतने का भी कार्यक्रम है। सपा, आम आदमी सपा साफ हो गई, आम आदमी पार्टी साफ हो गई, कांग्रेस साफ हो गई, तो गंगा यमुना सरस्वती साफ। पहला विजिट प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो होता है, और अपनी आंखों से हम लोग देखेंगे। अब देखिए, दो गठबंधनों का फर्क सबसे बड़ा देखिए, एक तरफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है और एक तरफ इंडिया अलायंस है। एक तरफ वो अलायंस है जो हर जीत के बाद एकजुटता दिखाती है, मीटिंग करती है, लंच करती है, आगे के लिए प्लानिंग करती है। पवन कल्याण कह रहे थे ये राष्ट्र को मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया एनडीए का कदम है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जो लोकसभा चुनाव में तो साथ साथ लड़ती है, लेकिन दिल्ली की लड़ाई आते आते नेताओं के रास्ते अलग हो जाते हैं। अब खुद सोचिए, इंडिया अलायंस वर्सेस इंडिया अलायंस, किस में ताकत आपको कैसी दिखाई देती है? ये केवल एक सवाल है, जवाब आप खुद ढूंढिएगा।